आज हम स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में जानेंगे। देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को समझने के लिए हम एक बॉइलिंग एग का एग्जांपल लेंगे। देखिए आपने एक देखा होगा उसमें एक कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है, जिसे हम उसमें एक कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है। फिर अगर हम उसके नीचे आएंगे एक व्हाइट पोर्शन होता है, फिर अगर हम सेंटर में आएंगे तो वहां पर एक येलो पोर्शन होता है। तो ध्यान दीजिएगा ठीक उसी प्रकार जैसे एक में 3 लेयर्स पाए जा रहे हैं, ऊपर एक सेल की लेयर, उसके बाद एक व्हाइट लेयर और फिर सेंटर में एक येलो लेयर पाई जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारे अर्थ में 3 लेयर्स पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो समझते हैं। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में जानेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ जो अर्थ है, अर्थ में 3 लेयर्स पाई जाती है, क्रस्ट, मेंटल और उसके बाद कोर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, हमने इसी का ट्रांसफर सेक्शन काट के यहाँ पर लगा दिया। अब आप समझ सकते हैं। देखिए ये एक अर्थ का ट्रांसफर सेक्शन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले जो अर्थ है, अर्थ में 3 लेयर पाए जाते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। हमने क्या किया, जो क्रस्ट, मेंटल और कोर था इसे हमने सब डिवाइड कर दिया। जैसे मेंटल है, मेंटल को हमने डिवाइड कर दिया आउटर मेंटल और लोअर मेंटल में, और उसके बाद कोर को हमने डिवाइड कर दिया आउटर कोर और इनर कोर। तो देखिएगा यहाँ पर ये हमारे है ऊपर, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, और क्रस्ट के नीचे ये क्या है हमारा, ये है हमारा मेंटल, और मेंटल के बाद जो है हमारा क्या है, कोर। हमने क्या किया, जो मेंटल था मेंटल को आउटर मेंटल और इनर मेंटल में डिवाइड कर दिया, और उसके बाद जो कोर था कोर को इनर कोर और इनर कोर में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट पर पाए जाते हैं ओशियंस, तो ओशियंस पाए जाते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर एक लेयर खत्म होती है, एक लेयर की एंडिंग होती है और दूसरे लेयर की स्टार्टिंग होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी। जैसे ये हमारा है ओशियन, ओशियन में ऐसा तो है नहीं कि अगर हम ओशियन में डायरेक्ट नीचे जाएंगे तो ओशियन ही ओशियन है, कहीं ना कहीं पर तो ओशियन पेड़ मिलेगा। तो देखिएगा ये हमारा है ओशियन, और जहाँ से ओशियन खत्म हुआ और जहाँ से ओशियनिक क्रस्ट शुरू होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गोनाइड डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर एक क्रस्ट खत्म होती है और जहाँ से आउटर मेंटल की स्टार्टिंग होती है वहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं महुट डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जहाँ पर आउटर मेंटल खत्म होती है, उसके बाद लोअर मेंटल की स्टार्टिंग होती है, वहां पर एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेप्टी डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये जो हमारा लोअर मेंटल है, लोअर मेंटल जहां से खत्म होता है और उसके बाद आउटर कोर जहां से स्टार्ट होता है वहां पर एक डिसकंटिन्यूटी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गुल्टनबर्ग डिसकंटिन्यूटी होती है। और जहां से आउटर कोर की एंडिंग होती है और इनर कोर की स्टार्टिंग होती है वहां पर एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, जिसे हम लेहमान डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। डिसकंटिन्यूटी का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि जहां पर एक लेयर की एंडिंग होती है और दूसरी लेयर की स्टार्टिंग होती है, वहां पर जो जगह होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी होती है। तो अब ध्यान दीजिए ये जो हमारी क्रस्ट है और मेंटल है और कोर, देखिए जो हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। लेकिन कभी याद रखिएगा अकेली क्रस्ट को हम अकेले ही जो क्रस्ट है, क्रस्ट को हम लिथोस्फीयर नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो लिथोस्फीयर है वो हम क्रस्ट प्लस आउटर लेयर ऑफ, आप लोग मेंटल जानते होंगे, मेंटल की कुछ लेयर और प्लस क्रस्ट, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, उन्हें लिथोस्फीयर बोलते हैं। और उसके बाद में इंटर करते हैं हम मेंटल में जब इंटर करते हैं तो मेंटल में एक वीक लेयर पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिनोस्फीयर बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है मेंटल को डिवाइड किया, मेंटल को हम लोग बोलते हैं मीजोस्फीयर। फिर उसके बाद हमारा आता है कोर को हम क्या बोलते हैं, बेरिस्फीयर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो इन्वायरमेंट, जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में भी कई सारी लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारा अर्थ था उसको भी कई लेयर्स में बांट दिया, जैसे लिथोस्फीयर, ऑस्टियोस्फीयर, मीजोस्फीयर और बेरिस्फीयर। तो जानेंगे जो हमारा अर्थ है, अर्थ में जो लेयर पाई है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, कुछ फोकस पॉइंट हम देखेंगे। जैसे विद इंक्रीज डेप्थ ऑफ अर्थ सम फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ध्यान दीजिएगा जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर की तरफ बढ़ेंगे कुछ फैक्टर्स हैं जो इंक्रीज होंगे, जैसे हमारी डेंसिटी, उसके बाद टेम्परेचर और प्रेशर। अब ध्यान दीजिएगा अगर हम क्रस्ट
अब जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे हम क्रस्ट में अंदर की तरफ इंटर, यहाँ से देखिए जैसे ये हमारी क्रस्ट है, क्रस्ट से जैसे जैसे हम अर्थ में अंदर इंटर करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये जो ऊपर की लेयर है, लेयर का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और लेयर का जब दबाव बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो अंदर टेम्परेचर तो वही है, जिसकी वजह से डेंसिटी भी ज्यादा है, और डेंसिटी ज्यादा है और टेम्परेचर भी उसी की वजह से ज्यादा है। अब हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक आदमी के ऊपर एक जो है ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक आदमी है उसके ऊपर हम एक रजाई डालते हैं तो उसको क्या क्या होगा, गर्मी लगेगी। लेकिन अगर हम क्या करें, उसके ऊपर 10 रजाई डालते हैं तो गर्मी से पागल हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे रुक गया। तो जैसे जैसे हमारे जैसे जैसे हम क्रस्ट अर्थ के अंदर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो ऊपर का दबाव है वो बढ़ेगा, और जब दबाव बढ़ेगा उसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा, और जब दबाव बढ़ा तो प्रेशर भी हाई हो गया, और क्योंकि अंदर का जो पोर्शन है वो गर्म है जिसकी वजह से डेंसिटी तो बहुत ज्यादा होती है। आप लोगों ने देखा होगा, ऑरेंज देखा होगा आप लोगों ने, जब हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था अर्ली स्टेज में, तो ऑरेंज जिस प्रकार से मतलब कि उसका कलर होता है, ठीक उसी प्रकार से अंदर से लेकर बाहर तक हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर वैसे, और वैसे ही कलर का पृथ्वी का जब मतलब कि ओरिजिन हुई थी तब वह एक आग के गोले जैसा था। अब ध्यान से समझिएगा, जो जैसे जैसे अर्थ जो है धीरे धीरे ठंडी होती गई, तो अर्थ में कुछ जो भारी मेटल्स थे वो क्या हो गए, धीरे धीरे वजन के कारण वो कोर में इकट्ठा हो गए, और कोर में इकट्ठा हो गए, जिनका वजन थोड़ा कम था वो मेंटल में इकट्ठा हो गए, और जिनका वजन थोड़ा कम था, जिनका वेट थोड़ा कम था, वो कहाँ पर प्रेजेंट हो गए, क्रस्ट में प्रेजेंट हो गए। तो अब हम आगे समझ सकते हैं थोड़ा सा, देखिए ये हमारे अर्थ का ये एक हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर समझेंगे थोड़ा सा क्रस्ट के बारे में। तो हमारे जो अर्थ है, हम इसकी जो फर्स्ट लेयर है वो क्रस्ट है, तो क्रस्ट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो क्रस्ट आल्सो कॉल्ड सियाल। अब ध्यान दीजिएगा, सियाल इसे हम किस लिए कहते हैं, क्योंकि इसमें सिलिकेट और एल्यूमिनियम का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। जो हमारा क्रस्ट है अर्थ का, उसमें सिलिकेट और एल्यूमिनियम का अमाउंट ज्यादा होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं। क्रस्ट इज आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ बट ब्रिटल इन नेचर। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा अर्थ है, अर्थ की जो क्रस्ट है यह सॉलिड पार्ट है, बट इट इज ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल का मतलब क्या होता है कि यह नरम होती है, मुलायम होती है। जैसे हम लोग क्या करते क्या है कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट पर खेती करते हैं, क्रस्ट पर हम बैठते हैं और क्रस्ट को हाथ से आसानी से खोद सकते हैं, यानी ब्रिटल इन नेचर, अर्थात यह मुलायम होती है। हाथ से अगर आसानी से खोदेंगे तो वो आराम से जो है मिट्टी निकल सकती है। उसके बाद हम जानेंगे द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज अंडर द ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ध्यान दीजिएगा, जो थिकनेस है क्रस्ट की, क्रस्ट पर आप लोगों को पता है क्रस्ट पर ओशियंस पाए जाते हैं, क्रस्ट पर माउंटेन्स पाए जाते हैं। तो क्रस्ट में जो क्रस्ट है, क्रस्ट में एक ओशियनिक क्रस्ट जहां पर समुद्र पाया जाता है, और दूसरा एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ओशियनिक क्रस्ट है, दोनों में जो थिकनेस पाई जाती है वह कम और ज्यादा होती है। मतलब कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी थिकनेस ज्यादा होती है, और जो ओशियनिक क्रस्ट है उसकी थिकनेस कम होती है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसकी थिकनेस जो है 30 किलोमीटर, और जो हमारी ओशियनिक क्रस्ट है इसकी थिकनेस जो है 5 किलोमीटर। वाई वेरिएशन इन थिकनेस, क्या आप लोग समझ सकते हैं कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट में ओशियनिक क्रस्ट और उसके बाद जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, उन दोनों में वेरिएशन क्यों पाए जाते हैं। अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे जो हमारी माउंटेन्स है ये भी क्रस्ट पर है, और जो ओशियंस है ये भी क्रस्ट में है, लेकिन जो हमारा ओशियनिक क्रस्ट है इसकी थिकनेस कम है, मोटाई इसकी कम है, जबकि जो हमारा माउंटेन क्रस्ट है, जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा है। तो ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा उसके बारे में समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूरा डेंसिटी का खेल है। आप फिजिक्स के टर्म में डेंसिटी का मतलब जानते हैं, डेंसिटी का मतलब डेंस होता है, अर्थात ऐसे मॉलिक्यूल अर्थात ऐसे पदार्थ जिनमें मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत पास होते हैं, वो क्या है, उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जिनमें मॉलिक्यूल जो है बहुत पास नहीं होते हैं, वो जो है उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसमें जो
ज़्यादा होती है और जो हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इनकी डेंसिटी थोड़ा कम होती है, जिसकी वजह से इनकी थिकनेस जो है थोड़ा ज़्यादा होती है। अब समझिएगा, थोड़ा सा जानेंगे कि ओशियानिक क्रस्ट जो होते हैं इसकी थिकनेस जो है बढ़ती नहीं है, लेकिन जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसकी थिकनेस जो है बढ़ती है समय के साथ। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ये हमारा हम मान लेते हैं ये हमारा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये हमारा है ओशियानिक क्रस्ट। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसकी थिकनेस ज़्यादा है, मोटाई ज़्यादा है, जबकि ये हमारी जो ओशियानिक क्रस्ट है इसकी थिकनेस कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ओशियानिक क्रस्ट है इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसमें जो मॉलिक्यूल है वो बहुत पास है, बहुत डेंस है, इसलिए इसकी थिकनेस कम है। और ये जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा पास नहीं है, थोड़ा दूरी पर है, इसलिए इनकी जो डेंसिटी है वो थोड़ा कम है और थिकनेस जो है बहुत ज़्यादा है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसकी थिकनेस समय के साथ साथ बढ़ती है, बट जो हमारी ओशियानिक क्रस्ट है इसकी थिकनेस नहीं बढ़ती। ऐसा क्यों? अब देखिए, जैसे आप सभी को पता है कि जो हमारा क्रस्ट है और जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और उसके बाद ओशियानिक क्रस्ट है ये मॉल्टन मैग्मा के ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ये दोनों एक ओशियानिक क्रस्ट और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट के नीचे मॉल्टन मैग्मा है, अर्थात लावा है। अब देखिएगा, जैसे इसकी डेंसिटी ओशियानिक क्रस्ट की डेंसिटी ज़्यादा है और इसकी डेंसिटी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की कम है। जब क्या होगा जी, ये प्लेट आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, जो ओशियानिक क्रस्ट है ये क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दो। तो समझिएगा, जो जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट जब आपस में टकराएंगी तो ध्यान दीजिएगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे की तरफ चला जाएगा और नीचे क्या है, नीचे मॉल्टन मैग्मा है। ओशियानिक क्रस्ट और जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में टक्कर होगी तो जो हमारी ओशियानिक क्रस्ट है वो कहाँ पर चली जाएगी, मॉल्टन मैग्मा में चली जाएगी और मॉल्टन मैग्मा में चली जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, अर्थात इसका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। मॉल्टन मैग्मा में जो लावा है वो क्या करेगा, इसको नष्ट कर देगा और जो है जो हमारा ओशियानिक क्रस्ट है ऐसा नहीं है कि ओशियंस में वोल्केनोस नहीं आते, ओशियंस में भी वोल्केनोस आते हैं और नई ओशियानिक क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जो ओशियानिक क्रस्ट है एक तरफ सबडक्ट होती जा रही है और दूसरी तरफ इसका फॉर्मेशन भी होता जा रहा है, अर्थात ये एक साइकिल में चल रही है, जिसकी वजह से जो ओशियानिक क्रस्ट होती है वो उसकी थिकनेस बढ़ नहीं पाती, वो साइकिल में है, एक तरफ बढ़ रही है दूसरी तरफ बिगड़ रही है। बट जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि इस पर ज्वालामुखी फटते हैं, अर्थात वोल्केनिक इरप्शंस होता है, जिसकी वजह से जो अंदर का मॉल्टन मैग्मा होता है वो बाहर की तरफ आता है और उसके बाद नई लैंड मॉस का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसकी थिकनेस जो है बढ़ती जाती है, लेकिन जो हमारा ओशियानिक क्रस्ट है इसकी थिकनेस नहीं बढ़ती। इसीलिए जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और जो हमारा ओशियानिक क्रस्ट है ये वेरी करती है, इनकी थिकनेस जो है वो वेरी करती है। तो ध्यान दीजिएगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ हेवियर ऑफ हैविंग डेंसिटी ऑफ 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर। जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है यह जो है हेवियर रॉक से मिलकर बना होता है और इसकी जो डेंसिटी होती है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो पहाड़ होते हैं, कॉन्टिनेंट्स होते हैं, इनकी थिकनेस ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसा समझ सकते हैं जैसे हम कोई बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग जितनी ज़्यादा ऊंची होगी उसका फाउंडेशन भी हमें उतना नीचे तक मजबूत देना पड़ता है, नहीं तो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार जैसे ये पहाड़ है, पहाड़ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, जैसे हिमालय ओशियन से 9 किलोमीटर ऊंचाई तक भी पहाड़ होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जैसे पहाड़ जितने ज़्यादा ऊंचे होंगे नीचे उनका फाउंडेशन भी मजबूत दिया जाएगा, ताकि जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो पहाड़ है वो नीचे की तरफ न धस जाए। तो ठीक उसी प्रकार ये जो हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होते हैं इनकी थिकनेस जो है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जितना एरिया ऊपर कवर करते हैं उतना ही नीचे भी
और या मॉलिक्यूलर मैग्मा के ऊपर आसानी से फ्लोट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या रखते हैं, मेंटल के बारे में। देखिए जो अर्थ है, अर्थ में 3 लेयर्स पाई गई, हमने क्रस्ट के बारे में जाना। उसके बाद हम मेंटल के बारे में जानेंगे। मेंटल आल्सो कॉल्ड एज सीमा। ध्यान दीजिएगा, इसे हम सीमा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है सिलिका और उसके बाद मैग्नीशियम, इनका अमाउंट जो है बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इन्हें सीमा बोलते हैं। अपर मेंटल प्लस लोअर मेंटल। जो मेंटल होता है इसे हम जो है 2 लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं, सब लेयर में, एक अपर मेंटल और एक लोअर मेंटल। ध्यान दीजिएगा, मेंटल एक्सटेंड फ्रॉम Moho discontinuity to depth of 2900 किलोमीटर। हमने आपको बताया कि जो हमारी मेंटल्स है, जब हम क्रस्ट से मेंटल में एंटर करेंगे तो वहां पर एक डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, Moho discontinuity बोलते हैं। अपर पोर्शन ऑफ मेंटल इज कॉल्ड ऑस्टियोस्फीयर। हमने आपको बताया था कि जो मेंटल होते हैं, मेंटल की जो अपर लेयर होती है उसमें एक वीक पाया जाता है, एक वीक लेयर पाई जाती है अपर मेंटल में, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोस्फीयर। ध्यान दीजिएगा, ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, वीक होती है, एक्सटेंडिंग अप टू 400 किलोमीटर। जो हमारी ऑस्टियोस्फीयर है, इसकी थिकनेस जो है कितनी हो सकती है, या जो है 400 किलोमीटर हो सकती है। It is main source of magma. It is main source of magma that find higher density than the crust. The mental weak zone is called as osmosphere. ध्यान दीजिएगा, जो मेंटल है, मेंटल जो है सोर्स ऑफ मैग्मा है, अर्थात लावा और मैग्मा का जो है मेन सोर्स होते हैं।